नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी, और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। खास बातचीत जारी रखेंगे, हमारे साथ खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी भी हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है और पूरी रिसर्च टीम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुशल गुप्ता से हम आज जानेंगे बाजार का हाल कैसा रहा, कैसे रहे जुबिलेंट फूड वर्क्स के नतीजे, और इंडिको पेंट्स के वैल्यूएशन को हमें समझाएंगे वरुण, और एसबीआई के नतीजों से क्या उम्मीदें रखें बताएंगे हमें देवांशी। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो तेजी की हैट्रिक लगाकर बाजार नए शिखर पर आज पहुंचा। 142 अंकों की तेजी हमने देखी। निफ्टी 14,800 के करीब बंद हुआ तो सेंसेक्स निकला 50,000 के पार। लगातार तीसरे दिन बैंक निफ्टी भी जोश भरता हुआ नजर आया, और वो भी करीब 500 पॉइंट चढ़कर 34,758 पर बंद हुआ। ये तो बाजार का हाल रहा। एफआईआईज या डीआईआईज का डेटा क्या कहता है, नजर डालते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,521 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 3,400 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, तीसरे दिन लगातार बाजार में तेजी का हैट्रिक, नए शिखर पर बाजार बंद हुए। आज के इस कारोबार को कैसे समझें? बजट के दिन से जो बाजार में धुआंधार तेजी शुरू हुई, वो आज तीसरे दिन भी और आगे बढ़ती और फैलती नजर आई। जी हां, लगातार तीसरा दिन तेजी की हैट्रिक का बना और बाजार ने आज नए रिकॉर्ड बनाए। तीनों ही इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, न सिर्फ दिन के दौरान बल्कि क्लोजिंग बेसिस पर भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर, ऐतिहासिक लेवल पर जाकर बंद हुए। यहाँ निफ्टी ने 14,868 का हाई बनाया और 14,800 के बेहद करीब बंद हुआ। तो सेंसेक्स भी पहली बार 50,500 के पार भी पहुंचा और बंद भी 50,000 के ऊपर होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी ने 34,900 के आसपास के हाई बनाने के बाद 34,700 के ऊपर की क्लोजिंग दी। आज की तेजी में चौतरफा योगदान था लगभग सभी सेक्टर्स का। एक आध सेक्टर छोड़ दें, रियल एस्टेट जहां हल्की सुस्ती थी, बाकी सारे सेक्टर जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखे और एक के बाद एक सेक्टर में चर्निंग होती दिख रही है। जैसे कल सीमेंट शेयर मजबूत है, तो आज बैंकिंग के अलावा आज फिर से फार्मा शेयरों ने बड़ी तेज रफ्तार पकड़ी है और सारे फार्मा स्टॉक्स बड़े मजबूती के साथ बंद हुए। एक और स्पेस जहां पर लोगों का फोकस कम रहता है, लेकिन सरकारी कंपनियां, पीएसयूज, यहां पर तगड़ी तेजी बनती हुई दिखी है। अक्रॉस बोर्ड सारी सरकारी कंपनियों में जबरदस्त खरीदारी थी। सरकारी बैंक जो एक्शन में है वो और अपना एक्शन आगे बढ़ाते हुए दिखे। प्राइवेट बैंक्स धीमे धीमे करके और मजबूत हो रहे हैं, यानी कि बाजार को ऊपर जाने के लिए जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए लगभग हर एक सेक्टर से आता दिख रहा है, और यही वजह है कि बाजार बेहद मजबूती के साथ बंद हुए। आज की मजबूती के पीछे सबसे बड़ा कारण बजट के बाद की शुरू हुई तेजी और खरीदारी है। इसमें अब भी काफ़ी लोग तेजी मिस कर चुके हैं, तो वो लगातार खरीदने आ रहे हैं, पहला। दूसरा जो कारण सबसे बड़ा बना है, एफआईआईज की दमदार खरीदारी लौटती हुई दिखी। कल के सेशन में 6,000 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट में खरीदारी, इसने जोश भरा है। तीसरा, बजट के बाद अब लोगों को लग रहा है कि डाउन साइड रिस्क नीचे लिमिटेड है और ऐसे में खरीदारी की जा सकती है। चौथा, लगातार ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूत होते दिख रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त मामूली ही सही 25-50 पॉइंट, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे और कल अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन रहा, तो वहां से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। पांचवा, जो नतीजे आ रहे हैं कंपनी के, वो आमतौर पर उम्मीद के मुताबिक या उम्मीद से बेहतर आते दिख रहे हैं, जिससे भी बाजार में जोश आता हुआ दिख रहा है और सेंटीमेंट तो है ही मजबूत। और ये सारे 6 कारण मिलकर बाजार में जोश बढ़ते हुए दिख रहे हैं और लगातार तीसरे दिन बाजारों ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। मेरे ख्याल से बजट के बाद की 3 दिनों की जो सबसे बेहतरीन तेजी वाले ट्रेडिंग सेशन है वो बाजार ने इतिहास में अभी देखे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बाजार में जो चल रहा है वो आज आगे बढ़ते हुए दिखा है। तो बाजार का मोमेंटम है जारी। अब क्या तेजी का चौका हम देख पाएंगे? कल वायदा बाजार की एक्सपायरी भी है, और इस एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रैटेजी रहे, खास तौर पर ये समझेंगे अनिल जी आपसे। लेकिन उससे पहले जरा आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी समझ लेते हैं। सीधे हमारे सहयोगी कुशल का रुख कर लेते हैं। कुशल, जरा बताएं आज किन सेक्टर्स में रही तेजी और कहां थी कमजोरी? तो इस हफ्ते बाजार में हरियाली का जो माहौल है वो लगातार जारी है। इनफैक्ट यहाँ पर पिछले 3 दिनों में निफ्टी में
8% से ज़्यादा का उछाल हमें देखने को मिला। यहाँ पर जो गेनिंग ग्राउंड्स आज के सत्र में बनते हुए दिखे उसमें इंडसइंड बैंक टॉप गेनर रहा, करीब 8-9% की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखी। साथ ही जो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वहाँ पर क्लियर कट जो है आपको गेनिंग ग्राउंड्स आते हुए नजर आए, जहाँ पर पावर ग्रिड, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स जो है बेहतरीन तेज़ी दिखाते हुए नजर आए। पर गिरावट का रुझान श्री सीमेंट, यूपीएल, अल्ट्राटेक और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में आता हुआ नजर आया। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट इनमें नहीं देखने को मिली क्योंकि ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। सेक्टर स्पेसिफिक जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वहाँ पर बेहतरीन तेज़ी रही, जिसमें पीएफसी, बीईएल, सेल जैसे स्टॉक जो है 4 से 5% तक तेज़ी जो है बनाते हुए नजर आए। इसके साथ साथ अगर आप फार्मा स्पेस की भी बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक करीब दिन के दौरान 4% ये इंडेक्स जो है बढ़ता हुआ नजर आया, जहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में 4 से 5% का उछाल ओवरऑल भी यहाँ पर भी इन सब इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आता हुआ नजर आया। पीएसयू बैंक्स बेहतरीन तेजी यहाँ पर भी बनती हुई दिखी। इनफैक्ट नतीजों के पहले पीएनबी में शानदार उछाल रहा। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में भी जो है एक शानदार आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में दर्ज होता हुआ नजर आया। पर रियल्टी स्पेस यहाँ पर आज के सत्र में थोड़ा सा दबाव आया, जहाँ पर फीनिक्स मिल्स, शोभा लिमिटेड जैसे स्टॉक जो है 1.5 से 2% की गिरावट दर्ज करते हुए नजर आए। और अंत में जी के हिट कॉल्स बाजार की तेजी में सिप्ला, इंडसइंड बैंक जैसे कॉल जो वागले जी और आर के स्पेशल पिक में आपको दिया गया था, बेहतरीन तेजी वहां पर बनती हुई नजर आई। और बीएल जो आशीष केलकर जी ने भी रेकमेंड किया था, यहां पर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। तो नेट बाजार की तेजी में हमने जो आपको हिट कॉल्स दिए वहां पर भी बेहतरीन मुनाफा आपको बनाने को मौका मिला होगा। बहुत शुक्रिया आपका कुशल। बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक हमारे आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, बजट के बाद का ये मोमेंटम और मूड बाजार का काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब अगला आने वाला बड़ा इवेंट तो क्रेडिट पॉलिसी ही है, उससे पहले आपको लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है? बिल्कुल स्वाति, बहुत ही दमदार तेजी हम देख रहे हैं। बजट वाले दिन की तेजी तो पिछले 22 साल में बजट के दिन की सबसे बड़ी तेजी थी, और उसके बाद के भी जो 2 दिन की तेजी देखी है, मुझे लगता है ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया और बहुत ही दमदार तेजी बाजार में चल रही है। और मुझे लगता है ये जो तेजी का माहौल बना हुआ है, अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज इंटरनेशनली आती है, मुझे लगता है ये बिल्कुल तेजी आगे भी जारी रहनी चाहिए। और फिर परसों जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, बाजार डेफिनेटली उसका इंतजार करेगा। और वहां पे भी अगर पीएसयू बैंक्स के लिए कुछ अच्छा निकल के आता है, हालांकि रेट कट में तो कोई ज्यादा उम्मीदें है नहीं, बट मुझे लगता है अगर बैंक के रिलेटेड कुछ अच्छे अनाउंसमेंट आते हैं तो बाजार को वो और लेग देगा। और ऐसे भी हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, सब में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। स्टेट बैंक के नतीजों का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो ऑल इन ऑल अच्छा मार्केट है और बिल्कुल तेजी में रहना चाहिए। और अब कल के लिए खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे पिक कौन सी सजेस्ट करेंगे आप, और हफ्ते भर की खरीदारी कहां करें? बिल्कुल स्वाति, अगर कल के लिए खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है कल आपको टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए, जो कि आज 85 रुपए के आसपास बंद हुआ है। कल इसके नतीजे आने हैं और मुझे लगता है नतीजे बेहद ही दमदार हो सकते हैं, तो उस लिहाज से अच्छा लगता है। वैसे इस स्टॉक को मैंने ये बजट वाले दिन भी रिकमेंड करा हुआ है, थोड़े निचले लेवल्स पे, वहां से थोड़ा चल चुका, बट अभी भी कुछ नहीं हुआ। और उसके अलावा भी मुझे लगता है ये जो इनविट और आरईआईटी जो सरकार ने नियम थोड़े कम उसमें थोड़ी सहूलियत दी है, उसका फायदा टाटा पावर जैसी कंपनी को हो सकता है। ऐसी भी अटकलें हैं कि ये भी इनविट या रीट के जरिए एक बड़ा अमाउंट बाजार से जुटा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर इस तरह की कोई खबर आती है, और जैसे कि ये भी माना जा रहा है कि पेट्रोनास करके जो मलेशिया की कंपनी है उसका भी इंटरेस्ट इसमें हो सकता है, तो ऑल इन ऑल अगर इस तरह की खबरें आती है तो बहुत ही तेज हो सकता है स्टॉक। बाकी कल नतीजों के दम पर मुझे लगता है 90-92 के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 81 रुपीज का। आपका पोजिशनल व्यू है तो एक फार्मा कंपनी रेकमेंड करना चाहूंगा, नेटको फार्मा। एक जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। रिजल्ट इसके आने वाले हैं 11 फरवरी को। मुझे लगता है इस तिमाही के भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो बाकी जो फार्मा कंपनी है इस तरह की, उनके कंपैरिजन में वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। सितंबर क्वार्टर में बहुत अच्छे नतीजे आए, प्रॉफिट आया 203 करोड़ का, जो कि पिछले साल सितंबर क्वार्टर में सिर्फ 117 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी के अराउंड 30-31% के। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। और ये स्टॉक जो आज 893 के आसपास बंद हुआ है, इसमें खरीदारी करने की सलाह है। पोजिशनली मेरा इसका व्यू रहेगा 975 का टारगेट, और स्टॉप लॉस रखता है 870 रुपीज।
तो इंट्राडे खरीदारी टाटा पावर में करने की सलाह विकास सेठी जी की और नैटको फार्मा में हफ्ते भर का नजरिया आप रख सकते हैं। चर्चा जारी रहेगी विकास सेठी जी से, लेकिन उससे पहले कुछ नतीजों का हाल जान लेते हैं। जुबलेंट फूड वर्क्स के नतीजे आए, कैसे रहे, जानने के लिए सीधे हमारे सहयोगी वरुण दुबे का रुख कर लेते हैं। वरुण, जरा बताएं कैसे रहे नतीजे जुबलेंट फूड वर्क्स के? देखिए, जुबिलेंट फूड वर्क्स के नतीजे हर पैमाने पे हमारे अनुमान से कमज़ोर है। 1100 करोड़ के आय का अनुमान था, आय आई 1057 करोड़ के आसपास। मार्जिन हमारा अनुमान तो 27.3% पे आएंगे, 26.3% पे आए हैं। हालांकि 24% से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी हमारे अनुमान से कम है। हमारा अनुमान था मुनाफा 132 करोड़ पे आएगा, लेकिन मुनाफा 125 करोड़ पे आया, तो यहाँ भी अनुमान से कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारा अनुमान था कि 2 से 5% बढ़ेगी, लेकिन ये 1.7% गिरी है। जो लीस्ट एस्टिमेट था वो भी जीरो का था, यानी कि गिरावट का अनुमान कोई नहीं लगा रहा था, और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो गिरी है। तो ये एक नेगेटिव सरप्राइज था इस नतीजों में, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। इस बार का, इस महीने का अब तक जो इन्होंने अपडेट दिया है उसमें ये कहा है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो जनवरी में है वो करीब 3.4% के आसपास है, और पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने 50 नए स्टोर्स ऐड किए हैं। यानी कि जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान से ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन इस महीने का अपडेट और जो आगे के लिए ट्रैजेक्टरी है वो अब तक थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। तो जुबलेंट फूड वर्क अनुमान से कमजोर नतीजे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही थी। फिलहाल इस जानकारी के लिए वरुण आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कल एसबीआई दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश करेगी। कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नतीजों में रिस्ट्रक्चरिंग के चलते एनपीए में बढ़त की आशंका है, लेकिन इसका नतीजों पर कितना असर पड़ेगा जरा समझते हैं हमारी सहयोगी देवांशी से। बताएं देवांशी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे इस बार सपाट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और कई ऐसे ब्रोकिंग हाउसेस हैं जो ये भी मानते हैं कि मुनाफा इस बार करीब 5 से 7% घट सकता है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, इस बार जो मुनाफा है वो सपाट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 5,580 करोड़ के लेवल्स के आसपास इनका मुनाफा आता हुआ दिखेगा। ब्याज से आय इस बार करीब 3 से 4% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन 2 नंबर्स होंगे जिस पर वॉच होगा। सबसे पहले तो स्लिपेजेस का आंकड़ा, और ये 20,000 करोड़ से कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और साथ ही जो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं वो कितने हैं इस पर भी नजर रहेगी। प्रोविजंस के चलते ही मुनाफे पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा इस बार, लेकिन माना यह जा रहा है कि 40% तक की बढ़त इस बार सालाना आधार पर प्रोविजंस में आती हुई दिखेगी। सीक्वेंशियली देखना होगा कि प्रोविजंस कितने बढ़ते हुए दिखते हैं। असेट क्वालिटी इस बार बहुत ज्यादा दबाव आने का अनुमान नहीं है। 5.3% से बढ़कर 6.3% ग्रॉस एनपीएज रहेंगे। नेट एनपीएज इस बार करीब 1.6% से बढ़कर 2.1% के लेवल्स के आसपास रह सकते हैं। लेकिन अहम होगा देखना कि लोन ग्रोथ इस बार कितनी आती है। अनुमान है करीब 6 से 7% तक की लोन ग्रोथ आ सकती है। रिटेल से इनको काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है, तो इस पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा ये देखना होगा कि इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कितनी बढ़ती हुई दिखती है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, इस बार नंबर्स खराब नहीं आएंगे। जो स्लिपेजेस के आंकड़े और रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं उन पर नजर रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो मुनाफा है वो सपाट रह सकता है। या तो 3 से 4% तक की जो गिरावट है वो मुनाफे में एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन खराब नंबर्स स्टेट बैंक से एक्सपेक्टेड नहीं है। बहुत शुक्रिया देवांशी, और ज्यादा जानकारी के लिए आपका। विकास जी, कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे एसबीआई के नतीजे काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बाजार की भी नजर रहेगी। फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखी जानी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में? देखिए स्वाति, नतीजे मुझे लगता है बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज करने चाहिए, बट स्टॉक में हमने एक बहुत अच्छी तेजी बजट वाले दिन से अभी तक देख ली ऑलरेडी। 290-95 के लेवल से ये ऑलरेडी 335-40 के लेवल्स पे स्टॉक आ गया है। तो हो सकता है नतीजे आने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट ओवरऑल मुझे लगता है जिन्होंने लिया हुआ है, अगर उनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया, तो उस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। बाकी अगर प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी ने लिया है हाल ही में और अच्छे खासे मुनाफे हो रहे हैं, तो फिर रिजल्ट के आसपास मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करे जा सकते हैं। तो एसबीआई पर स्ट्रैटेजी बताई विकास जी ने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और शो के खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन देखते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब आज बम्पर कमाई का कौन सा ऑप्शन बताने वाले हैं कल के लिए? जी नमस्ते स्वाति जी, और इस सेगमेंट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो 2 ऑप्शन हैं और दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो बजाज ग्रुप से संबंधित हैं। तो पहले तो बजाज ऑटो की बात करते हैं। तो 4300 की कॉल यहाँ पर जो ट्रेडर है 126 रुपए की पे ले सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखना निहायत आवश्यक
₹100 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट रहेगा इसका 170 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो बजाज फिनसर्व, ये बढ़ा था फिर गिरा था और आज मामूली तौर पे बढ़ा है, तो लगता है ये वापस अपने नए सिरे से चलने की एक बार इंडिकेशन दे चुका है। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व में आप 10,000 रुपए की कॉल, 10,000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस लें 235 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखना यहाँ पे भी आवश्यक, 180 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट इसका कोशिश करेंगे 310 रुपए आपको मिल जाए। और ध्यान रखिएगा ऑप्शंस के अंदर कि जब कभी भी एक बार आपका कॉल प्रॉफिट में आ जाए तो उसके बाद में स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए लगातार, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। और ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये मैं छुट्टी पे हूँ, काला डूंगी के जो कॉर्बेट का गांव है वहां से बोल रहा हूँ, लेकिन जी के लिए छुट्टी में भी काम करना आवश्यक है। आप दर्शक मुझे बेहद प्यार हैं, धन्यवाद और जय हिंद। आइए अब समझते हैं कल बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। सीधे अनिल जी के पास चलते हैं। अब अनिल जी, अब कल वीकली वायदा बाजार की एक्सपायरी है, इस ऐतिहासिक तेजी में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए? जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, डेफिनेटली संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से शुरुआत के तौर पर लेने हैं। देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का सेशन होता है। आज देखना इसलिए भी अहम होगा क्योंकि अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स बड़े शान ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, 25-50 पॉइंट ही ऊपर थे। जब भारतीय बाजार बंद हुए तो ज़्यादा एक्शन तेजी का नहीं था, हालांकि यूरोप मजबूत था 1-1%। तो देखते हैं ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आते हैं, कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन खुलने के बाद भारतीय बाजार अपने दम पर ट्रेड करेंगे और तुरंत जो पहला सपोर्ट लेवल भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आता है वो आता है करीबन 14,700-750 की रेंज में। इसके नीचे आने पर ही दिन के दौरान कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा और ऊपर में 14,900, 14,950 वो रेंज है जहां पर जाकर बाजार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन भी है और 15,000 सामने एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और जहां पर पोजीशंस भी कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के तौर पर है, तो उसे पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जैसे जैसे आप 15,000 के नजदीक पहुंचेंगे, 14,900 के ऊपर जाएंगे, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन नीचे 14,600, 14,700 की रेंज में बड़ा सपोर्ट भी आते हुए आपको बाजार में नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,000 का आंकड़ा बेहद अहमियत वाला है ऊपर की तरफ। यहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। एक बार 35,000 को पार किया तो फिर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। इमीडिएटली नीचे सपोर्ट के तौर पर 34,000 है, थोड़ा दूर है, 700 पॉइंट नीचे, लेकिन पहला अहम सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए वो 34,000 के आसपास ही आता है। तो 34 से 35,000 की रेंज है। इस रेंज के जिस तरफ किसी और एक और बाहर निकले तो एक्सपायरी के दिन 200-300 पॉइंट का मूव मिनिमम और आपको आते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब और मौके बढ़ते दिख रहे हैं और ऐसे में आपके लिए बढ़िया ये होगा कि हर गिरावट का इंतजार करें और दिन के दौरान, जैसा कि आज भी एक शुरुआती 5 मिनटों में गिरावट मिली, उस गिरावट में आप खरीदारी करने की कोशिश करें और वहां से बाजार फिर से ऊपर हो सकते हैं। तो पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर अगर बाजार आते हैं तो उसे छोड़े ना, वहाँ खरीदारी करने की कोशिश करें और उसी से आप बाजार में बने रहेंगे। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें और ऊपरी स्तरों पर दो बड़े अहम लेवल हैं, एक 15,000 के आसपास निफ्टी का और दूसरा 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी का, उन पर नजर रखें। बहुत शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए और हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए आपका। आइए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से बात करते हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है। वायदा कारोबार की एक्सपायरी पर कल के लिए ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे? देखिए, जैसा अनिल जी ने बताया कि ओवरऑल अंडरटोन पॉजिटिव है, डेटा भी वैसा ही दिख रहा है, तो उसी को देखते हुए 14,800 की कॉल ऑप्शन हम लेंगे, जो करीब थोड़ा डिप पे लेना चाहिए। यानी अगर 30-35 के आसपास मिले तो वो बेटर बाइंग रेंज होगी। 20 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट करीब 60-65 के होंगे। और दूसरा, स्टॉक में रिलायंस पे फोकस करना चाहिए। 2-3 दिन से नीचे से ऊपर बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि रिलायंस आने वाले समय में 1970 की तरफ जा सकता है और स्टॉप लॉस 1910 का रखना है। जी बहुत शुक्रिया नितिन जी, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए बताने के लिए। अब लंबी अवधि की खरीदारी कहां करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी विकास जी से जानते हैं, बताइए सर। बिल्कुल स्वाति, जो लॉन्ग टर्म के लिए आज स्टॉक मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ, उस स्टॉक को बहुत बार मैंने जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे रेकमेंड करा हुआ है। स्टॉक का नाम है CDSL। इस स्टॉक को मैंने सबसे पहली बार 225-30 के लेवल पर रेकमेंड किया होगा अराउंड 1 साल पहले,
और वहां से जबरदस्त तेजी बनी है, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है। बट ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो हर इंटरवल पे इसको रिकमेंड किया हुआ है, बहुत ही दमदार कंपनी है। हाल ही में दिसंबर तिमाही के नतीजे आए, नतीजे बेहद ही शानदार थे। प्रॉफिट्स आया 54 करोड़ का वर्सेस पिछले साल के 21 करोड़ के सामने। और बाकी ये कंपनी के सामने बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से भारत में इक्विटी कल्ट बढ़ रहा है, फिर हर चीज, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट को डीमैट कराने पे फोकस है और नए इन्वेस्टर्स बाजार में आए हैं, बाजार अपने लाइफ टाइम हाइस पे है। मुझे लगता है इस स्टॉक के लिए डेफिनेटली आगे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और इस स्टॉक में ये जो 520 के लेवल्स के आसपास भी यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और 912 महीने में मुझे लगता है 650 तक के लेवल इस स्टॉक में बिल्कुल आ सकते हैं। एक साल तक का नजरिया अगर रखना चाहते हैं तो विकास सेठी की राय है CDSL में खरीदारी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप शो में आज हमारे साथ शामिल हुए और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ।